आज की कहानी है उपहार। शीली के लिए विभव से मिलना अचानक ही था। हाँ, वो जरूर उसके आने की राह तकता पार्क के किनारे खड़ा इंतजार कर रहा था। भूल गए अतीत को इस तरह इंतजार करता देख शीली को कितनी तकलीफ हुई थी। स्कूटर रोक लेने का इशारा करता विभव उसके नजदीक ही चला गया। लुटे पिटे व्यक्तित्व और खंडित मनोशक्ति वाला विभव दीनहीन याचक बना खड़ा था। उसने इस पुरुष से तो प्रेम नहीं किया था। विभव के कहे कुछ शब्दों को सुनकर ही उसे मचली आने लगी। नजरें नीची कर स्कूटर स्टार्ट कर वो चुपचाप घर चली आई। विभव पुकारता ही रह गया। घर पहुंचकर शीली को लगा कि अब खुलकर सांस आई है। मुंह हाथ धोकर ताज़ा दम हुई। चाय का घूंट भरते ही दिन भर की थकान पल भर में गायब हो गई। थोड़ा सहज होते ही फिर उसके मन में उलझाने वाले सवाल उठने लगे कि विभव अब क्यों आया। क्यों पहले की तरह वो पार्क के किनारे खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। क्या वह उसे अपने से कमतर आंक रहा था। उसने क्या सोचा कि वो 8 वर्ष के अतीत को भूलकर उसे फिर अपना लेगी, दोस्ती कर लेगी। पर क्यों? माना कि तब मेरे मन के सारे कोमल भाव उसी के इर्द गिर्द उमड़ घुमड़ कर स्नेह की वर्षा करते थे। तो क्या अब भी विभव उसे उसी मोड़ पर खड़े देखना चाहता था जहां उसे छोड़ गया था। कैसा दो टूक जवाब दिया था जब शीली ने स्नेह में भर उससे विवाह का प्रस्ताव रखा था। एक लिज लिजासा कारण देकर सारे संबंध तोड़ गया था। तुमसे शादी कैसे कर लूं शीली? तुम तो मेरी प्रेरणा हो, मेरा स्नेह हो, मेरे जीवन का संबल हो। क्या घरेलू औरत बनकर खो नहीं जाओगी? सच शीली, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि जब मैं ऑफिस से थका हारा लौटूं तो तुम मसालों से गंधाती और बच्चों की चिल्लपों से घिरी दिखाई दो। छी शीली, ये काम तो कोई साधारण औरत ही कर देगी। इसी से तो नंदी से विवाह कर रहा हूँ। तुम तो बस मेरी प्रेरणा बनी रहो। शीला अवाक विभव का मुंह ताकती रह गई, क्योंकि वह तो यही जानती थी कि वर्षों से चले आ रहे स्नेह बंधन की परिणति विवाह ही होती है। खुद के गढ़े गए तर्कों में छिपी विभव की सोच उसे घृणित लगी। विवाह एक से और स्नेह दूसरी से, ऐसा संबंध समाज की किस परिभाषा के अंतर्गत आता है? प्रेमिका, रखेल, ये शब्द शीली के दिमाग में आते ही उसका पूरा बदन सिहर गया। रोए खड़े हो गए। उस दिन के बाद कितनी ही बार उसने विभव को वहीं पार्क के किनारे खड़ा देखा। हर बार उसके मुंह से अनायासी दगाबाज या धोखेबाज शब्द निकलता और वो स्कूटर मोड़कर दूसरे रास्ते से चली जाती। एक बार शीली ने विभव से दूर रहने का फैसला किया तो स्नेह के झूठे बिरवे को नोच नोच कर फेंक दिया। चूंकि माता पिता बेटी की दशा से परिचित थे, इसीलिए उन्होंने शीली को उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली भेज दिया। दिल्ली में शीली की मौसी का घर था और उसकी हम उम्र मौसेरी बहन भी थी। शीली के लिए अब दिन बिताना सहज होने लगा। मौसा जी ने एमएससी में शीली का एडमिशन करा दिया। विषय की गंभीरता और करियर बनाने की चाह ने शीली के अतीत पर पानी सा डाल दिया। कठिन मेहनत और लगन से उसका व्यक्तित्व बदलने लगा। अब वो अदम्य साहस और कर्मठता जैसे गुणों से लबरेज हो गई थी। शीली की मेहनत ने परिणाम भी बहुत अच्छा दिया। एमएससी में फर्स्ट डिवीजन पाकर वह खुद भी चकित थी। मौसेरी बहन ने सुझाया कि पीएचडी भी कर लो। माता पिता से पूछने पर उन्होंने भी सहमति दे दी। प्रोफेसर प्रशांत के निर्देशन में शीली को पीएचडी करने की इजाज़त मिल गई। शीली के अंदर कुछ करने की ललक से प्रोफेसर प्रशांत बहुत प्रभावित थे। उन्होंने बहुत धीरज से शीली को काम का विषय समझाया। यही नहीं, अपनी गाइडेंस में प्रशांत जैसे जैसे बताते गए शीली एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह वैसा वैसा करती गई। इस तरह 4 साल की लंबी और कठिन मेहनत से शीली की पीएचडी पूरी हो गई। प्रोफेसर प्रशांत खुश थे। कहाँ मिलते थे ऐसे छात्र? अधिकतर तो घोड़े पर सवार, खुद से कुछ करते ना बनता, ना ही करने की इच्छा रखते। बस हर समय यही चाहत कि सारी विषय वस्तु तैयार मिल जाए और वे अपने नाम के साथ इस उपाधि को जोड़ते।
कुछ तो इतना करना भी गवारा ना करते, 4 साल यूं ही गुजार देते और पीएचडी को अधूरा छोड़ देते। शोध शिक्षकों के बारे में शीली ने भी बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन प्रोफेसर प्रशांत ऐसे नहीं थे। 4 सालों में शीली ने कुछ कहने भर को ही हल्कापन नहीं पाया उनके व्यक्तित्व में। साथी छात्र भी खुश मिजाज और सहयोग करने में कभी पीछे नहीं रहने वाले थे। शोध पूरा होने के बाद शीली अपने माता पिता के पास लौट आई और काम की तलाश करने लगी। उसे इस बात की खुशी है कि उसने अपनी मेहनत के बल पर इस संस्थान में नौकरी पाई है। इस संस्थान में काम करने का मन उसने इसीलिए बनाया कि यहाँ तनख्वाह ठीक थी और काम की शर्तें भी अनुकूल थीं। शीली ने धीरे धीरे संस्थान के वातावरण में खुद को ढालना शुरू किया। वैसे कितनी ही बार स्त्री होने के नाते उसके काम करने की क्षमता पर उंगली उठाई गई जो उसे पसंद नहीं आई थी, फिर भी यहाँ का अपना काम उसे पसंद आ रहा था। बीतते समय के साथ शीली के व्यक्तित्व से निरीहता गायब हो गई और आत्मविश्वास से भरी कर्मठता ने उसे ऊंचा और ऊंचा उठने के हौसले दिए। तीखी धार सा निखरता उसका व्यक्तित्व आसपास की परिस्थितियों को छीलता और अपने लिए जगह बना लेता। वह संस्थान के सम्माननीय पद पर काम कर रही थी। शीली को लगा कि आज विभव का मिलना उसके शांत जीवन में पत्थर मारने जैसा है। उसे फिर से विभव की बातें याद आने लगीं। कैसे बिना उसकी इच्छा जाने वो कहे जा रहा था, कितनी गलती पर था मैं, अपनी मूर्खता से तुम्हारा अपना दोनों का सर्वनाश कर दिया। नंदी को क्या कहूँ, जेवर कपड़ा ईर्ष्या और अपशब्दों का पर्याय है वो। मन इन्हीं उलझावों में भटक कर रह गया है। तुम मेरी प्रेरणा बनी रहो, मैं बाकी जीवन जी लूंगा। हर बार विभव ने अपनी ही जीने की रट लगाई है, उसके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। आखिर वो कैसे जी रही है। नहीं नहीं, अब नहीं याद करना, ना विभव को ना उसकी बातों को। उसकी बातों में अब भी वही पुरानी कुटिल मानसिकता छिपी पड़ी है। उसने जीवन में पहले एक प्रयोग किया और वह असफल रहा, और अब इतने लंबे अरसे बाद एक और प्रयोग। नारी को क्या बेजान गुड़िया मान लिया जो ललक कर उसके नजदीक रहना चाहेगी। नंदिनी से शादी इसीलिए की क्योंकि वो उसकी तुलना में अमीर थी, और अब फिर वैसे ही ओछे प्रयास क्योंकि अब वो नंदिनी की तुलना में अधिक पढ़ी लिखी, अधिक दक्ष और अधिक कमाती है। उसे पहले भी जीवन साथी नहीं चाहिए था और ना ही अब। शीली ने आज की घटना की उधेड़ बुन से थके दिमाग को आंखें बंद कर दिलासा दिया और करवट बदलकर सोने का यत्न करने लगी, और उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगले दिन संस्थान जाते समय शीली सोच रही थी कि आज फिर विभव पार्क के किनारे खड़ा मिलेगा। उसे कुछ ना कुछ उपाय जरूर सोच लेना है। ये रूटीन यूं ही नहीं चल सकता। विभव का भरोसा नहीं, चोट खाया वो कहीं छिछोरेपन पर उतर आया तो कुछ तो सोचना और करना ही होगा कि विभव वापस अपनी दुनिया में लौट जाए और वह चैन से जी सके। काफी सोच विचार के बाद एक आइडिया उसके दिमाग में आया। वो लंच के समय सीट से उठी और बाजार चली गई। क्राफ्ट बनाने के सामान वाली दुकान पर दुकानदार को बहुत समझाकर अपना ऑर्डर दिया और वापस आ गई। शाम को घर लौटते समय अपना ऑर्डर लिया, उसे आकर्षक पैकिंग से पैक कराया और घर की तरफ चल दी। शीली का अनुमान बिल्कुल सही निकला। उसने दूर से ही पार्क के किनारे खड़े विभव को देख लिया। एक घृणा की लहर उठी और उसके पूरे शरीर में फैल गई। अपने पर काबू कर उसने अपना स्कूटर विभव के सामने रोका। उसे देखकर विभव की आंखों में चमक आ गई। शीली ने मन ही मन विभव को कोसा और फिर झुककर स्कूटर की डिक्की से पैकेट उठाया और विभव को थमा दिया। ये क्या है? कामयाबी की मुस्कान के साथ विभव ने पूछा। तुम्हारे और मेरे संबंधों को एक नाम। शीली का उत्तर भावहीन था। विभव ने खुशी खुशी पैकेट को खोला तो देखता ही रह गया। कांपते हाथों से बाहर निकाला तो वह तिनकों से बना छोटा सा बीजू का था। सिर पर नन्ही सी रंग बिरंगी हांडी धरे, रंगीन परिधान पहने, लाल लाल होठों से हंसता, काली काली आंखें चमकाता,
विभव के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह का भाव उभरा तो वह तटस्थ हो गई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न गम न खुशी। विभव, ये बीजू का है, तिनकों से बिना, मिट्टी का सिर, रंगीन कपड़ों से सजा। ये उस इंसान का प्रतीक है जो लालच में, सब कुछ पा लेने की लालसा में सब कुछ गवा देता है। भावनाओं की सच्चाई से अछूता, दिखावे की रंगीनी ओढ़े। अब क्या बचा है इसके जीवन में? जीवन भर मरुस्थल में खड़े रहने की सजा, निपट सूनेपन में अपने अरमानों के पक्षियों को इधर उधर बचकर भागते हुए देखते रहने के सिवा। विभव ने धीरे से बीजू का पैकेट में रख दिया। पता नहीं वे उसमें छिपे संदेश को कितना समझ पाया। ना समझे, पर शीली के प्रशस्त मार्ग पर कांटा बनकर चुभे तो नहीं। शीली कुछ ना कहकर मुड़ गई, स्कूटर स्टार्ट किया और घर की ओर चल दी। उसे उम्मीद थी कि अब विभव पार्क के किनारे खड़ा कभी नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।